वे रोते रहते हैं। वह हंसती रहती है। तुम दिन भर बोलते रहते हो। हम लगातार कोशिश करते रहते हैं। बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं। दोस्तों, इस तरह के रोजमर्रा के इंग्लिश सेंटेंसेस बोलने में अगर आपको भी कंफ्यूजन होती है कि करते रहते को इंग्लिश में कैसे बोलें, तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कैसे बोलें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधा टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस कीप या कीप्स प्लस वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस स्ट्रक्चर में आने वाले हर एक पार्ट को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला व्यक्ति या चीज, जिसको हम इंग्लिश में डूअर भी कहते हैं, जैसे आई यू वी, दे ही शी इट। या कोई व्यक्ति या चीज जैसे राम, सीता, द चिल्ड्रन, माई ब्रदर वगैरह। अब दूसरा है कीप या कीप्स। कीप का मतलब होता है किसी काम को लगातार करते रहना या जारी रखना। अब यहाँ एक छोटा सा रूल समझिए। जब सब्जेक्ट एक व्यक्ति या एक चीज हो, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो कीप के साथ एस लग जाता है और कीप कीप्स बन जाता है। जैसे ही कीप्स, शी कीप्स, इट कीप्स, राम कीप्स। लेकिन आई यू वी दे के साथ कीप लगता है, कीप्स नहीं। जैसे आई कीप, यू कीप, वी कीप, दे कीप। आसान तरीके से याद रखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कीप्स यानी ही, शी, इट या राम के साथ कीप्स और आई यू वी या दे के साथ कीप। इसलिए हम कहते रहते हैं वह रोता रहता है, ही कीप्स क्राइंग। लेकिन वे रोते रहते हैं, इसके लिए हम कहेंगे दे कीप क्राइंग। बस इतना याद रखिए, ही, शी, इट या कोई एक व्यक्ति या चीज हो तो कीप्स का यूज होगा और आई यू वी दे के साथ कीप का यूज होगा। अब तीसरा है वर्ब विद आईएनजी। वर्ब का मतलब होता है क्रिया यानी एक्शन, जैसे क्राई रोना, लाफ हंसना, टॉक बोलना, ट्राई कोशिश करना, प्ले खेलना। और इन सभी वर्ब्स के साथ आईएनजी लगाकर हम बनाएंगे क्राई का क्राइंग, लाफ का लाफिंग, टॉक का टॉकिंग, ट्राई का ट्राइंग, प्ले का प्लेइंग। अब सबसे आखिर में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वो व्यक्ति या चीज जिस पर एक्शन किया जा रहा है। जैसे आई कीप रीडिंग बुक्स, मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ। यहाँ आई काम करने वाला है यानी बुक पढ़ रहा है आई, इसलिए आई सब्जेक्ट है। रीडिंग एक्शन है और बुक्स वो चीज है जिस पर एक्शन हो रहा है, इसलिए बुक्स यहाँ ऑब्जेक्ट है। लेकिन ध्यान रखिए, हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है। जैसे दे कीप क्राइंग, वे रोते रहते हैं। यहाँ दे सब्जेक्ट है और क्राइंग एक्शन है। इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी तरह शी कीप्स लाफिंग, वह हंसती रहती है, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन यू कीप रीडिंग बुक्स, तुम किताबें पढ़ते रहते हो, इसमें बुक्स ऑब्जेक्ट है। तो स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट तभी आएगा जब एक्शन किसी चीज या व्यक्ति पर किया जा रहा हो। अब जब आपने स्ट्रक्चर के सारे पार्ट समझ लिए हैं, तो चलिए स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंसेस बनाते हैं। वे रोते रहते हैं, दे कीप क्राइंग। वह हंसती रहती है, शी कीप्स लाफिंग। तुम दिन भर बोलते रहते हो, यू कीप टॉकिंग ऑल डे। हम लगातार कोशिश करते रहते हैं, वी कीप ट्राइंग। बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं, द चिल्ड्रन कीप प्लेइंग ऑल डे। वह हमेशा शिकायत करता रहता है, ही कीप्स कंप्लेनिंग। मैं उसे समझाने की कोशिश करती रहती हूँ, आई कीप ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू हिम। वे एक ही सवाल पूछते रहते हैं, दे कीप आस्किंग द सेम क्वेश्चन। वह मुझे परेशान करती रहती है, शी कीप्स बॉदरिंग मी। तुम वही गलती करते रहते हो, यू कीप मेकिंग द सेम मिस्टेक। अब अगर हमें किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो यानी नहीं कहना हो, तो स्ट्रक्चर में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। बस नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट या डज नॉट का यूज करेंगे। डू नॉट को शॉर्ट में डोंट और डज नॉट को शॉर्ट में डजंट कहते हैं। अब एक छोटा सा रूल समझिए। डू का यूज आई यू वी और दे के साथ होता है, जैसे आई डोंट, यू डोंट, वी डोंट, दे डोंट। और डज का यूज ही, शी, इट या किसी एक व्यक्ति या एक चीज यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, जैसे
ही डजंट, शी डजंट, इट डजंट, राम डजंट। अब एक बात ध्यान रखिए, डज आने के बाद कीप के साथ एस नहीं लगेगा, यानी हम कीप्स नहीं कहेंगे बल्कि कीप ही बोलेंगे। जैसे शी कीप्स लाफिंग, वह हंसती रहती है। अब इसे नेगेटिव बनाइए, शी डजंट कीप लाफिंग, वह हंसती नहीं रहती है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि डज आने के बाद मेन वर्ब हमेशा अपनी फर्स्ट फॉर्म में आती है, इसलिए कीप ही रहेगा, कीप्स नहीं। आप इसे ऐसे भी आसानी से याद रख सकते हैं कि एस पहले ही डज में आ चुका है, इसलिए कीप के साथ दोबारा एस नहीं लगेगा। अब इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस कीप प्लस वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वे रोते नहीं रहते हैं, दे डोंट कीप क्राइंग, वह हर समय नहीं हंसती रहती है, शी डजंट कीप लाफिंग ऑल द टाइम, तुम दिन भर नहीं बोलते रहते हो, यू डोंट कीप टॉकिंग ऑल डे, हम लगातार कोशिश नहीं करते रहते, वी डोंट कीप ट्राइंग, बच्चे पूरा दिन नहीं खेलते रहते हैं, द चिल्ड्रन डोंट कीप प्लेइंग ऑल डे, वह हर समय शिकायत नहीं करता रहता है, ही डजंट कीप कंप्लेनिंग ऑल द टाइम, मैं वही गलती नहीं करती रहती हूँ, आई डोंट कीप मेकिंग द सेम मिस्टेक, वे एक ही सवाल नहीं पूछते रहते हैं, दे डोंट कीप आस्किंग द सेम क्वेश्चन, वह मुझे हर समय परेशान नहीं करती रहती है, शी डजंट कीप बोदरिंग मी ऑल द टाइम, तुम हर समय झूठ नहीं बोलते रहते हो, यू डोंट कीप लाइंग ऑल द टाइम। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी जब हमें किसी से कोई सवाल पूछना हो और सेंटेंस का मतलब क्या से शुरू हो, तो डू या डज को सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है, यानी बाकी पूरा स्ट्रक्चर वही है जो हमने पहले यूज किया था, बस डू या डज को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे क्योंकि यहाँ सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि वाक्य क्या से शुरू हो रहा है। अब स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस कीप प्लस वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या वे रोते रहते हैं, डू दे कीप क्राइंग, क्या वह हंसती रहती है, डज शी कीप लाफिंग, क्या तुम दिन भर बोलते रहते हो, डू यू कीप टॉकिंग ऑल डे, क्या हम लगातार कोशिश करते रहते हैं, डू वी कीप ट्राइंग, क्या बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं, डू द चिल्ड्रन कीप प्लेइंग ऑल डे, क्या वह हमेशा शिकायत करता रहता है, डज ही कीप कंप्लेनिंग ऑल द टाइम, क्या तुम वही गलती करते रहते हो, डू यू कीप मेकिंग द सेम मिस्टेक, क्या वह तुम्हें परेशान करती रहती है, डज शी कीप बॉदरिंग यू, क्या वे एक ही सवाल पूछते रहते हैं, डू दे कीप आस्किंग द सेम क्वेश्चन, क्या तुम लगातार कोशिश करते रहते हो, डू यू कीप ट्राइंग। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि करते रहते हैं जैसे सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर की मदद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कैसे बोलते हैं। हमने सीखा कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में कीप या कीप्स का यूज कैसे होता है, नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू या डज का यूज कैसे किया जाता है। उम्मीद है आपको कीप और कीप्स का यूज अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब आपके लिए होमवर्क है, वह मुझे बार बार फोन करती रहती है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं चेक करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही आसान इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए यूजफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।